नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बात धामी कैबिनेट के फैसले की। सचिवालय सुरक्षा प्रशासन नियमावली में संशोधन, डीएम को मिला कैदी को पैरोल देने का अधिकार। तो बड़ी खबर देहरादून से, धामी कैबिनेट में 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और सचिवालय में सीधी भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। डीएम को मिला है कैदी को पैरोल देने का अधिकार। पीडब्ल्यूडी के प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में लगी मुहर। उधम सिंह नगर की है 5 सड़कें और पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित तकनीकी समग्र के पदों पर पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो सचिवालय में सीधी भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। रिपोर्ट देखिए। सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान कैबिनेट ने 20 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही गृह विभाग की नियमावली में बदलाव करते हुए कैदी को पैरोल देने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। नए फैसले के तहत अब डीएम बंदियों को 15 दिन का पैरोल दे सकेंगे। इसमें शैक्षिक अर्हता अन्य प्रदेशों की बात हाई स्कूल के स्थान पर इंटरमीडिएट किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 60% सीधी भर्ती के स्थान पर 90% सीधी भर्ती की व्यवस्था की गई है और बाकी 10% वो समूह घ के कर्मचारियों से भरे जाने के संबंध में है। और इसका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़े जाने का भी इसमें प्रावधान। 15 दिन के पैरोल देने का अधिकार पहले मंडलायुक्त के पास था, उसे अब जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी, जिसके तहत की 5 सड़कों को पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दिया गया। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की का नाम कौर यूनिवर्सिटी करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। ये औद्योगिक विकास विभाग का मद है। इसमें कुछ सिडकुल के द्वारा कुछ ऐसी 5 सड़कों को मेंटेन किया जा रहा था जो कि सिडकुल क्षेत्र से बाहर हैं, तो उनको पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित करने का आज निर्णय लिया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की अधिनियम 2020 में कुछ संशोधन किया गया है। इसमें मात्र एक ये संशोधन हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखे जाने का प्रस्ताव है। वहीं कैबिनेट ने राजस्व परिषद की सेवा नियमावली का गठन करने के साथ ही कई और महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगा दी। रूप से जो सिटी बस हमारे शहरों में चलती हैं, उनमें मोटरयान कर में 60% तक की छूट दी। उत्तराखंड राजस्व परिषद के अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त, उप राजस्व आयुक्त की सेवा नियमावली का गठन किया गया है। तो उसको भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा हिमाचल प्रदेश की भांति उत्तराखंड की नवीन जल विद्युत नीति आज माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख रखी गई थी, जिसका आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया। बहरहाल धामी कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर से एक बात तो साफ है कि सीएम धामी जनहित जन सरोकार के मुद्दों को लेकर प्रतिबद्ध है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट और संवाददाता सुरेंद्र डसीला इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या कुछ बड़ी बातें? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट में 18 से ज्यादा प्रस्ताव लाए गए थे और उनमें मुहर लगी है। कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें एक तो यह है कि हिमाचल प्रदेश की जो हाइड्रो पॉलिसी है उसको उत्तराखंड सरकार भी अपने यहाँ लागू करेगी। यानी जो नवीनतम जल विद्युत नीति है उसको लागू किया जाएगा। कैबिनेट से उसमें मुहर मिली है, उसमें मुहर लगी है और इसमें सीधे तौर पे ये बताया जा रहा है कि जो 25 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट होंगे उसमें जो खनिज सामग्री निकलती है उसे डैम बनाने में प्रयोग किया जा सकता है, उस प्रोजेक्ट को बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया है ऊर्जा विभाग का ही कि लखवाड़ विद्युत जो जल विद्युत परियोजना है उसके अंतर्गत जो सिंगल बिडिंग हुई थी टेंडर में, उसको भी अनुमति दी गई है। उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है, उसके तहत मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा पैरोल को लेकर एक फैसला लिया गया। अब तक जो कैदियों को पैरोल दी जाती थी वो कमिश्नर लेवल के अधिकारी देते थे, लेकिन अब ये कहा गया है कि जिला अधिकारी भी
पेरोल दे सकते हैं, बशर्ते इस तरीके का ग्राउंड होना चाहिए। तबियत खराब हो या फिर कैदी का घर बन रहा है, अगर इस तरह की दिक्कतें हैं या फिर और कोई अन्य कारण है, तो ये सब चीजें उसमें शामिल की गई हैं। कुल मिलाकर आज जो कैबिनेट के 18 से 20 फैसले थे, इनमें कई सारे ऐसे फैसले थे जो चिंतन शिविर के दौरान भी जिन पर चर्चा हुई थी और उन्हीं के ड्राफ्ट बना के कैबिनेट में पेश किए गए। चलिए सुरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहे आप हमारे साथ। तो धामी कैबिनेट की आज बैठक हुई और कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 20 बड़े प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। अयोध्या में बनेगा उत्तराखंड अतिथि गृह और राज्य सरकार ने अतिथि गृह के लिए एक पत्र लिखा है। यूपी आवास विकास आयुक्त को इसे लेकर पत्र लिखा गया। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, अयोध्या में बनेगा उत्तराखंड अतिथि गृह और राज्य सरकार ने अतिथि गृह के लिए पत्र लिखा है। यूपी आवास विकास आयुक्त ने इसे लेकर पत्र लिखा है। सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े, इस खबर पर अधिक अपडेट उनसे लेते हैं। सुरेंद्र, बड़ी जानकारी, अयोध्या में उत्तराखंड अतिथि गृह बनेगा, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल जो भी बड़े धाम या जो बड़े स्थल, पर्यटक स्थल होते हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आवास देखने को मिलते हैं, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और भविष्य में अयोध्या की ओर बड़े पैमाने पर पर्यटक रुख करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो आवास विकास आयुक्त हैं, उनको राज्य सरकार ने एक पत्र भेजा है और ये कहा है कि आप अयोध्या में हमें अगर जगह देते हैं तो वहां हमारा राज्य अतिथि गृह बनेगा। और इसके बदले में ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रपोजल उनको ये भी दिया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है तो केदार धाम में उनको उत्तर प्रदेश भवन बनाने के लिए जगह दी जाएगी। यानी इस लखनऊ हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, सब जगह उत्तराखंड सदन है। और अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मंजूरी मिल जाती है तो जल्द ही हमें अयोध्या में भी उत्तराखंड सदन का निर्माण होते हुए दिखेगा। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी उत्तराखंड में चाहे हरिद्वार हो चाहे बद्रीनाथ हो, दोनों जगह पर उत्तर प्रदेश के अपने आवास हैं। और केदार धाम के लिए भी उत्तर प्रदेश को कहा गया है कि अगर वो उत्तर प्रदेश अपने लिए यहाँ पर एक अतिथि गृह चाहता है तो वो राज्य सरकार के द्वारा उसके लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए सुरेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपको बताते चले कि उत्तराखंड श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिथि गृह बनाई जाएगी और इसे लेकर पत्र भी लिखा गया है। जमीन मिलने के बाद प्रदेश सरकार जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करेगी। तो यूपी आवास विकास आयुक्त को इसे लेकर पत्र लिखा गया है और अयोध्या में 1 एकड़ जमीन तलाशने का अनुरोध भी किया है। और खबर देहरादून से, जहां विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन, विधानसभा के सामने मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया है। तो बड़ी खबर, जहां कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया गया है। देहरादून से बड़ी जानकारी, विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। विधानसभा के सामने कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया है विधानसभा के कर्मचारियों ने। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। विधानसभा के सामने कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया है कर्मचारियों ने। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है देहरादून से। बताते चले आपको कि विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। विधानसभा के सामने उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी जाहिर की है। बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, विधानसभा के सामने कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया है और उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। विधानसभा बैकडोर भर्ती से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और इसे लेकर कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। बताते चले आपको कि विधानसभा से कई कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया और कर्मचारियों को बर्खास्त करने के बाद देखिए तस्वीर भी निकलकर सामने आई, किस तरह से विधानसभा के सामने कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां लेकर आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें निकलकर सामने आई है। विधानसभा के सामने मोमबत्ती जलाकर ये प्रदर्शन, सरकार पर निशाना साधते हुए। चलिए
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आते अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई और अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। तो बड़ी खबर आपको बताते चले नैनीताल से, अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई और इसे लेकर हाईकोर्ट सख्त है। अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते का समय दिया गया है और अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करेगा। तो इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का ये सख्त रवैया, 1 हफ्ते बाद प्रशासन खुद करेगा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। नवंबर में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर दाखिल थी याचिका। हल्द्वानी के वनगुलपुरा, ढोलक बस्ती और गफूर बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट का ये सख्त रवैया देखो। देहरादून में वन भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई मजारों को हटाने का काम वन विभाग की ओर से किया जा रहा है और जिस पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने अपनी सहमति जताई है। उनका कहना है कि जो अवैध रूप से मजार बनी हुई है विभाग उन्हीं को हटा रहा है। वन विभाग कार्रवाई कर रहा है और ये तस्वीरें भी देखिए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान सामने आया। शादाब शम्स ने मजारों पर एक्शन को लेकर बयान दिया। अवैध मजारों पर कार्रवाई का ये पूरा मामला बताते चले आपको कि अवैध मजारों पर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। वन विभाग की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। देहरादून में वन विभाग पर अवैध रूप से बनाई गई मजारों को हटाने का काम वन विभाग की ओर से किया जा रहा है। देखिए, वन विभाग ने कार्रवाई की है। कई जगह से समाधियां और मजारों को हटाया गया है। मुझे लगता है कि जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जो न वन विभाग के रिकॉर्ड में है, न राजस्व के रिकॉर्ड में है, न वो ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड में है, न वो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में है, अगर ऐसी कहीं रातों रात मजारें बन जाती है, समाधियां बन जाती हैं, तो मुझे लगता है कि उनको रहने का अधिकार नहीं। और युवा मुख्यमंत्री बिल्कुल साफ शब्दों में कह चुके हैं, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। रुड़की में भ्रष्टाचार की खुली पोल, 1 साल पहले बने पुल में पड़ी दरार। तो बड़ी खबर, हरिद्वार दिल्ली हाईवे के पुल में बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं और पुल की हालत खराब होने की वजह से आवाजाही बाधित है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। रुड़की में भ्रष्टाचार की पोल खुली और देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है। 1 साल पहले पुल बने थे जिस पर दरारें दिख रही है। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे के पुल में बड़े बड़े गड्ढे और पुल की हालत खराब होने की वजह से आवाजाही बाधित है। तो खबर हरिद्वार से, यहां मंगलौर बाईपास पर करोड़ों की लागत से बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। आनन फानन में पुल की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं पुल के धाराशायी होने के बाद से कार्यदायी संस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में सीडीओ का कहना है कि क्षतिग्रस्त पुल की जांच चल रही है। डीएम के संज्ञान में मामला है। एनएच के अधिकारियों से बात की जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से रुड़की में भ्रष्टाचार की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आई। 1 साल पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पुल बनी थी और ये पुल पर अब बड़े बड़े दरार हैं। हरिद्वार दिल्ली हाईवे के पुल पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और पुल की हालत खराब होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, आवाजाही बाधित हो गई है। देखिए, उस पर जांच चल रही है। डीएम साहब के संज्ञान में भी है वो मामला। एनएच से भी बात चल रही है, तो उस पुल को उसको दुरुस्त करने के निर्देश भी डीएम सर ने दे दिए। यहाँ पे जॉइंट मैजिस्ट्रेट साहब भी उस पुल को देख के आए हैं और उसके बाद एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाने का अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खबर रुद्रप्रयाग से, केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक्शन में सरकार और सीएम धामी खुद कर रहे हैं इस काम की मॉनिटरिंग। तो बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता दें, केदारपुरी में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। लगातार तापमान में गिरावट है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन इस बीच भी जो वहां मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक्शन में सरकार है और सीएम धामी खुद इस पूरे काम को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्य तेज, पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक्शन में सरकार, सीएम धामी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग।
खराब मौसम, हर रोज कम होते तापमान के बीच केदारनाथ धाम में इन दिनों पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए केदारपुरी में कड़ाके की ठंड के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। इसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए पुनर्निर्माण सामग्री को केदारनाथ धाम पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, पूरे काम में 300 से ज्यादा मजदूर दिन रात जुटे हुए हैं। केदारपुरी में पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण के निर्माण कार्य पर शासन प्रशासन का जोर है। खुद सीएम धामी हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम है, और उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और इस समय जहां भीषण ठंड पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, भारत की सरकार के द्वारा वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर लगाया गया है, जो लगातार दिन में गोचर हवाई अड्डे से जो सामान है वो ले जाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। लगातार वहां पर लोग काम कर रहे हैं। साल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया, जिसके तहत यहां पहले चरण के सभी काम के साथ साथ दूसरे चरण के कई कार्य पूरे हो चुके हैं। फिलहाल केदारनाथ धाम में गेस्ट हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल, प्रशासनिक भवन, तीर्थ पुरोहित भवन, पुल समेत कई और कार्यों का निर्माण जोरों पर जारी है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। इधर रुद्रप्रयाग में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटन व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। जहां क्रिसमस को लेकर पर्यटक स्थलों में खूब भीड़ रहती थी, वहीं इस बार एडवांस बुकिंग तक नहीं मिल पा रही है। हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों डॉक्टर विजयकांत पुरोहित का कहना है कि शीतकाल में पर्यटकों के नहीं पहुंचने से लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इस बारी का विंटर सीजन मेरे हिसाब से काफी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अभी आप देखेंगे दिसंबर का आधा माह बीत चुका है। पिछले वर्ष के मुताबिक अभी देखेंगे तो एक भी बुकिंग हमारे पास नहीं है। अगर वहाँ पे आवागमन कम रहता है तो पर्यावरण की दृष्टि से जो है काफी लाभप्रद है। वहाँ का लोगों के आने जाने से या वहाँ मानव गतिविधियों को बढ़ाने से वहाँ का तापमान जो है कि बढ़ जाता है, और उस तापमान के बढ़ने के कारण जो है बर्फबारी कम होने की काफी संभावनाएं होती है। और अगर बर्फबारी कम होती है और बारिश हो जाती है तो उस बारिश के धारा प्रभाव से जो है कि बाढ़ आने की जैसी स्थिति बन जाती है। केदारनाथ यात्रा में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने पर रुद्रप्रयाग जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा और प्लास्टिक बोतलों पर क्यूआर कोड लागू करके प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की थी। यात्रा मार्ग पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। बताते चले आपको कि 33,000 से ज्यादा प्लास्टिक की बोतलों का निस्तारण किया गया। 7 जनवरी को विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रपति की ओर से जिले को ये पुरस्कार दिया जाएगा। यात्रा काल 2022 के दौरान गुप्तकाशी से केदारनाथ के मध्य एक प्लास्टिक रिफंड की स्कीम चलाई गई थी तहसील प्रशासन द्वारा। इसको डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 भारत सरकार द्वारा दिया गया है और महामहिम राष्ट्रपति जी जो है आगामी 7 जनवरी को ये पुरस्कार जो है जिले रुद्रप्रयाग को मिलने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्म दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पूर्व सीएम ने गरीबों को कपड़े और फल वितरित किए। तो वहीं बालावाला में ग्राम वासियों ने पूर्व सीएम के जन्मदिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। रक्तदान शिविर भी लगाया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर पूर्व सीएम को दीर्घायु होने की कामना की। कार्यकर्ता जानते हैं कि कुछ मेरी इच्छाएं रहती हैं, जैसे पर्यावरण से मेरा विशेष एक लगाव है, पर्यावरण संबंधी कोई प्रोग्राम है। दूसरा जो हमारा रक्तदान का है, अंगदान का है, तो आज कार्यकर्ताओं ने कुछ स्थानों पर इस तरह के प्रोग्राम किए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की सोच है, अच्छी सोच है। पार्टी की एक राजनीति के साथ साथ